हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट विजिट नहीं किया हो तो पार्ट फर्स्ट विजिट कर ले पहले, उसमें भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे मैंने। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेते हैं और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इरिथ्रोज एंड थ्रियोज सुगर। तो पहले तो अपन को इरिथ्रोज और थ्रियोज सुगर का क्या करना है, डायग्राम बनाना है। देखो बहुत ही आसान डायग्राम है। अपन को टोटल क्या करना है, 4 कार्बन लेने। तो 1 2 3 4 कार्बन ले लिए और बीच वाले दोनों कार्बन पे OH OH और HH लगा लेते हैं। ठीक है, फिर ऊपर वाले कार्बन को CHO में कन्वर्ट कर देते हैं और नीचे वाले में CH2OH। तो ये अपने क्या हो जाएगा, इरिथ्रोज और थ्रियोज सुगर के जो टोटल एटम है वो तो हो जाएंगे। अब इरिथ्रोज बनाते समय OH एक तरफ रखने हैं और थ्रियोज बनाते समय एक में OH इस तरफ और एक कार्बन का OH इस तरफ रखना है। ठीक है, तो ये तो अपने हो गए इरिथ्रोज और थ्रियोज। अब इन्हीं से ही कंपेयर करके अपन इरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर देते हैं। तो अपन को ये इरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर किस में समझाना है, टार्ट्रिक एसिड में, या इसे मीजो टार्ट्रिक एसिड भी कह सकते हैं। अब मीजो टार्ट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं वो भी एकदम सिंपल सा है। कार्बन लेने हैं, कितने लेने हैं, 4 कार्बन लेने हैं। फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे अपन को क्या बना देना है, COH। सेंटर वाले 2 कार्बन पे OH OH और HH। ठीक है, तो ये अपन ने ऐसे बना देने। अब इसमें 2 किरेल कार्बन होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो अपन क्या है, जितने 2 किरेल कार्बन है तो कितने आइसोमर बनाएंगे, 4। अब 4 आइसोमर कैसे बनाएंगे अपन, देखो एक बार क्या करेंगे, अपन दोनों OH एक तरफ रखेंगे और उसकी एक मिरर इमेज बना देंगे। एक बार OH इस तरफ और एक का OH इस तरफ और उसकी भी मिरर इमेज बना देंगे। क्योंकि इन दोनों में एक जैसे ग्रुप एक ही तरफ है इसलिए इनको कहेंगे इरिथ्रो, और इसमें अलग अलग तरफ है तो इसको कहेंगे थ्रियो। एक और क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि आपको कह दे कि मीजो टार्ट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड में इनोंशियोमर और डाइस्टीरियोमर समझाइए, या इनोंशियोमर या डाइस्टीरियोमर होते क्या है। तो जो आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं उन्हें कहते हैं इनोंशियोमर, और जो मिरर इमेज नहीं होते उन्हें कहते हैं डाइस्टीरियोमर। तो 1 और 2 आपस में इनोंशियोमर है, 3 और 4 भी आपस में क्या इनोंशियोमर है। लेकिन अगर 1 का कंपेयर 3 और 4 के साथ किया जाए तो वो तो मिरर इमेज है नहीं। तो अगर 1 को मैं 4 के साथ देखूं या 1 को मैं 3 के साथ देखूं, ऐसे कैसे 2 को मैं 3 के साथ देखूं या 2 को मैं 4 के साथ देखूं, तो वो तो मिरर इमेज है नहीं। तो वो क्या कहलाएंगे, डाइस्टीरियोमर कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि वाई कार्बोनिल कंपाउंड गिव इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और साथ में ये भी बताओ कि इनको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के हिसाब से अरेंज करो। ठीक है, तो देखो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और डबल बॉन्ड की वजह से वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो सबसे पहला तो है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एडिशन रिएक्शन के लिए। अब CO बॉन्ड जो होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर कैसा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी वजह से यहां देखो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर भी है और यहां पर एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला सेंटर भी है। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है इसके ऊपर और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है इसके ऊपर, और 1 बाय 1 दोनों करेंगे भी। लेकिन पहले अटैक कौन करेगा, नाम उसका होगा। तो अगर मैं पहले अटैक कर रहा हूं किसका, न्यूक्लियोफाइल का, देखो इसमें मैं पहले अटैक करा रहा हूं न्यूक्लियोफाइल का, इसमें पहले अटैक करा रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल का। जब मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करूंगा तो ऑब्वियस थिंग है वो इधर जाके अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल का करूंगा तो इस तरफ जाके अटैक करेगा। अब अगर इस वाले को देखता हूं तो इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, कार्बन का ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझा रहा हूं इन क्वेश्चन में, आपको डिटेल में समझना हो तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहां पर देखो कार्बन की देखो टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं, जबकि इस वाले में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। इसलिए पहला अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का। यही वजह रिएक्शन क्या कहलाएगी, NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब रिएक्टिविटी देखो, अगर कार्बोनिल ग्रुप से यहां पर अपने प्लस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा जुड़ा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट वाला। तो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ पुश करेगा और इस पे नेगेटिव चार्ज लाएगा। तो जो पहले से पॉजिटिव चार्ज है उसका वैल्यू जो होगी वो घटेगी,
और वैल्यू घटेगी तो रिएक्टिविटी भी घटेगी। तो प्लस आई इफेक्ट वाले जितने ज़्यादा होंगे रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती जाएगी, माइनस आई इफेक्ट वाले जितने ज़्यादा होंगे रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इस हिसाब से इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए, HCHO, क्योंकि इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है। इसमें एक प्लस आई ग्रुप है और इसमें कितने, 2 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। तो 2 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो उसकी जो अपने रिएक्टिविटी होगी वो सबसे कम होगी। अपन को एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, एल्डिहाइड होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में कम से कम एक तरफ तो क्या होगा, H होगा। कीटोन में तो दोनों ही तरफ क्या होंगे, प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। एक स्टेरिक इफेक्ट से भी समझा सकते हैं, जितना बड़ा ग्रुप होता है उतनी ही कम क्या होती है रिएक्टिविटी। तो यहाँ तो देखो छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए, यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप है, यहाँ पे 2 बड़े ग्रुप है। ये भी यही शो करता है कि HCHO की सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी, फिर अदर एल्डिहाइड की और फिर कीटोन की। ठीक है, तो इस पे आपको कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। जो भी क्वेश्चन आप करें उसको ओवरऑल पूरा अच्छे से जरूर समझे। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कुछ अपन को रिएक्शन लिखनी है। एक तो लिखनी है क्लोरीटॉन के प्रिपरेशन की, एक देते हैं फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करो, एक सैलिसिलिक एसिड को फिनॉल में कन्वर्ट करो, एक फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले लेते हैं अपन क्लोरीटॉन प्रिपरेशन। तो देखो क्लोरीटॉन जो है, क्लोरी तो क्लोरोफॉर्म एक और दूसरा टोन तो एसीटोन। तो क्लोरो अपन को क्या करना है, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे करवानी है, एसीटोन से करवानी है। तो क्या बन जाएगा, क्लोरीटोन। ठीक है, आराम से याद रहेगा। अब इसमें अपन को क्या करना है, जो H है उसको ऑक्सीजन के ऊपर जोड़ देना है, बाकी CCl3 को कार्बन के ऊपर जोड़ देना। नेक्स्ट है फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड और फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड। ये दोनों ही रिएक्शन कौन सी है, राइमर टिमान रिएक्शन है। इसके ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, ये भी कौन सी है, राइमर टिमान रिएक्शन है। तो देखो नेम रिएक्शन कभी कभी ऐसे भी पूछी जाती है, जरूरी नहीं है कि नेम रिएक्शन को ऐसे कि राइमर टिमान रिएक्शन लिखो। ये दोनों ही रिएक्शन राइमर टिमान रिएक्शन है, लेकिन एक में प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड, और एक में क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। और यही वजह है कि इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनने की रिएक्शन लिखो, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनने की रिएक्शन लिखो। तो ये दोनों आपको रिएक्शन याद करनी है। सैलिसिलिक एसिड कौन सा होता है, जब फिनॉल पे COH ग्रुप लगा होता है, और सैलिसल्डिहाइड कौन सा होता है, जब फिनॉल पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। नेक्स्ट अपने सैलिसाइलिक एसिड से फिनॉल बनाना है। तो ये सैलिसाइलिक एसिड था और इसको अपन किससे रिएक्शन करा रहे हैं, सोडा लाइम से रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ से CO2 निकल जाएगी और CO2 निकलेगी तो वापस क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन कि वाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसको समझाने के लिए आपको एनिलीन में रिजोनेंस समझाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 तरीके से आ सकते हैं, या तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि रिजोनेंस समझाइए एनिलीन के अंदर। मैं पिछले वीडियो में भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ, एक ना एक रिजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ड्रॉ करना ही पड़ेगा। डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है और जैसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो अभी आपको तो ड्रॉ करना ही है। तो देखो 3 जने हैं जिनका अपन को सीक्वेंस समझाने को कहते हैं, एक तो एलिफेटिक एमीन, अमोनिया और एनिलीन, और तीनों में ही नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लॉन पेयर होता है, ये लॉन पेयर लूज करके ये तीनों ही क्या कर सकते हैं, बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब एलिफेटिक एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि उसमें RNH2 है, ठीक है, और ये लॉन पेयर को लूज करने में ये एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट हेल्प करेगा। यही वजह है एलिफेटिक एमीन सबसे ज्यादा क्या होंगे, बेसिक होंगे। उसके बाद अमोनिया और एनिलीन सबसे कम होगा। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि एनिलीन इससे कम क्यों होता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं एनिलीन अमोनिया से कम क्यों होता है। तो इसका कारण है रिजोनेंस। देखो ये रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने और इन स्ट्रक्चर से एकदम क्लियर है कि ये जो लॉन पेयर है ये किसके साथ शेयर कर लिए गए, बेंजीन रिंग के साथ, और नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब नाइट्रोजन की ये लॉन पेयर लूज करने के लिए कम अवेलेबल होंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने किसके साथ शेयर कर लिए, बेंजीन रिंग के साथ, और इसी वजह से ये बेसिक नेचर तो शो करेगा पर कंपैरेटिवली कम। तो आपको रिजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देने और उसके बाद में ये लिख देना है कि ड्यू टू दिस लॉन पेयर फॉर डोनेशन डिक्रीज एंड एनिलीन जो होता है वो लेस बेसिक होते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टी पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा, कि अल्कोहल वाटर में सॉल्यूबल क्यों होता है। तो अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल
वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए वो पानी में क्या होता है, सॉल्यूबल। और अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बाकी के कंपेयर में हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है राइट एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन समझाना, उसके बाद में नीचे एक और क्वेश्चन है, तो पहले एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन कराते समय अपन को एक ही जैसा एल्डिहाइड लेना है। तो देखो CH3 CHO और CH3, इस वाले CH3 का एक H अलग से लिखा है और CHO। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, और उसका हाइड्रोजन क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ये दो एल्डिहाइड लिए, एक का अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो O पे जुड़ जाएगा और यहाँ बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ये देखो ये वाला H यहाँ पर आ गया और इन दोनों के बीच में CH2। ठीक है, ये H कहाँ से है, ये वाला H ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में दो एल्डिहाइड जो होते हैं वो आपस में कंडेंसेशन शो करते हैं और एल्डोल बनाते हैं। एल्डोल क्यों कहते हैं, एल्डिहाइड और ऑल दोनों लगे हुए। इसका नाम क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब देखो ये रिएक्शन जो है आगे और हो सकती है, यहाँ से OH और यहाँ से H H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूट 2-ene-1L या 2-ब्यूटीनेल, ये नाम दे सकते हैं। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ रखा है कि एल्डिहाइड से ब्यूटीनेल बनाइए, मतलब इन और एल दोनों वाला कंपाउंड बनाइए। तो ये वाले उसमें वो क्वेश्चन में उन्होंने बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन ही पूछी थी, लेकिन अलग तरीके से। तो आप प्रोडक्ट पे भी फोकस करें, जिन भी ये नेम रिएक्शन है या ऐसी रिएक्शन से। एक और चीज, ये कौन से दो ऐसे कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते और क्यों? तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों ही नहीं देते, क्योंकि दोनों में ही अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होंगे। तो वो कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकते जिनके पास क्या नहीं होते, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। और फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों के पास नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं दे सकते। नेक्स्ट अपने कुछ रिएक्शन है, उन्हें कंप्लीट करनी है। एक तो ये दोनों एक जैसे, देखो एक तो KOH की रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक और एक कराते हैं एक्वस। तो देखो जब एल्कोहलिक KOH से करवाते हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और KOH से करवाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो देखो यहाँ एल्कोहलिक KOH लिया तो एलिमिनेशन करवाया, तो इस कार्बन से Cl और इसके पड़ोसी कार्बन से H, HCl निकल जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा और इथीन एल्कीन बन जाएगा। लेकिन यही रिएक्शन अगर एक्वस KOH से कराएंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, Cl की जगह पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और एल्कोहल बन जाएगा। तो एल्कोहलिक KOH से करवाने पे तो एल्कीन में कन्वर्ट होगा, एक्वस KOH से करवाने पर इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने, ये रिएक्शन भी आपके बोर्ड में पूछी जा चुकी रिएक्शन है। आपको HBr जोड़ने को कहते हैं एल्कीन के ऊपर, और एक बार पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अगर पेरोक्साइड और HBr दोनों हैं तब तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ लगाना है। बाकी के सारे केस में अपन को मार्कोनिकॉफ ही लगाना है। सारे केस बोले तो HBr दे दिया, HCl दे दिया, HI दे दिया, कुछ भी दे दिया, लेकिन पेरोक्साइड नहीं दिया है। और पेरोक्साइड दिया है लेकिन HBr नहीं दिया है, HCl, HI, HF ये दे दिए, तो उस केस में भी आपको मार्कोनिकॉफ ही लगाना है। एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ एक ही केस में लगाना है, जब HBr और पेरोक्साइड दोनों साथ में हो। तो इस वाले में थर्ड रिएक्शन में अपन को HBr पेरोक्साइड दोनों दे रखे, तो अपन एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएंगे। Br जो है इस कार्बन पे जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और फोर्थ रिएक्शन में Br उस कार्बन पे जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो ये अपने दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये दोनों भी एक साथ पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ नेम रिएक्शन लेते हैं अपन। सबसे पहले है स्मिड रिएक्शन। देखो स्मिड रिएक्शन में क्या होता है कि अपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एमीन में कन्वर्ट होता है। आप पहले ही नेम रिएक्शन में आप ये याद कर लीजिए कि कौन किस में कन्वर्ट होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एमीन में कन्वर्ट होता है, किसकी रिएक्शन से होता है, हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन से होता है। ठीक है, ये N3 का जो N2 फॉर्म में निकल जाएगा, ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, एक N और ये 2H NH2। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में। नेक्स्ट रिएक्शन है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन में बेंजोइलेशन होता है एलिफेटिक या एनिलीन का, मतलब एरोमेटिक या एलिफेटिक एमीन का। तो देखो या तो एलिफेटिक एमीन लो या एरोमेटिक एमीन लो, उसकी रिएक्शन C6H5COCl से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है,
और रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा अपना, एक H और Cl HCl के फॉर्म में निकल जाएगा, बाकी पूरा ऐड कर देना दोनों ही रिएक्शन में, ठीक है। तो ये अपने कौन सी होती है, सटन बॉमन रिएक्शन। नेक्स्ट है बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड जो होता है वो पर एसिड के साथ रिएक्शन करता है। जनरली अपन एसिड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये अपने एसिड का फॉर्मूला होता है, इसमें एक और OH कर दे तो इसको कहेंगे पर एसिड, और इस पर एसिड का एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पीछे क्या बचेगा, RCOOH, और यहाँ पर एक O आ गया तो वो भी RCOOH। तो एल्डिहाइड जो है बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है इससे। नेक्स्ट है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इसमें एमीन की रिएक्शन अपन कार्बन डाइसल्फाइड से करवाते हैं और फिर उससे कराते हैं HgCl2 से, तो क्या बनता है, इथाइल आइसोथायोसाइनेट, और जिसकी स्मेल कैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल जैसी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं रिएक्शन यहाँ जल्दी जल्दी आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में समझनी हो तो आप चैप्टर का वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने नाइन्थ क्वेश्चन कि अपन को क्लोरोफॉर्म जो बनाना है किससे, अपन से एल्डिहाइड से। इसको हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से भी पूछा जा सकता है। देखो ये रिएक्शन आपके चैप्टर नंबर 10 में भी थी, लेकिन उस टॉपिक से तो कट हो चुकी है, लेकिन एल्डिहाइड वाले चैप्टर में दे रखी है और इसी वजह से शायद चैप्टर 10 से कट कर दी, क्योंकि दो बार करने का क्या मतलब। तो देखो एल्डिहाइड की रिएक्शन अपन को क्लोरीन और NaOH के साथ करवानी है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि ये तीन जो अल्फा हाइड्रोजन है ये तीनों रिप्लेस हो जाएंगे, इसकी जगह 3 Cl आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो कंपाउंड बना है इसको कहते हैं क्लोरल। कभी कभी इतना सा भी क्वेश्चन पूछते हैं कि एल्डिहाइड से क्लोरल बनाएंगे, फिर ये क्लोरल जो है NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, क्लोरोफॉर्म बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस NH4Cl। देखो नाइट्रोबेंजीन जो है वो अलग अलग तरीके से रिडक्शन देता है। आप नाइट्रोबेंजीन वाला जो चैप्टर है वो निकालिए और उस वाले चैप्टर में शायद सबसे लास्ट वीडियो होगा, उसमें देखना कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन अलग अलग तरीके से एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में, तीनों में हो रहा है। देखो इस वाले में मैं आपको एक रिएक्शन करा रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड में आ रखी थी, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो सारी कर लें, ठीक है। वो नाइट्रोबेंजीन का अलग अलग तरीके से रिडक्शन, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई दूसरी भी आ सकती है। तो नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन अगर ZnNH4Cl की प्रेजेंस में करवाया जाए तो N फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया हीटेड। अब यूरिया की भी रिएक्शन दो तरह की है। एक यूरिया को 155 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हीट करते हैं 2 मॉलिक्यूल को तो बाईयूरेट बनता है, ठीक है। एक में से हाइड्रोजन और दूसरे में से NH2 निकल जाएगा NH3 के फॉर्म में और बाकी दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर यही यूरिया को अपन 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो एक ही यूरिया से साइनिक एसिड बनता है और वो साइन्यूरिक एसिड बनाता है पॉलीमराइजेशन से। ये रिएक्शन भी आप इसी के नीचे नोट कर लें, आप कॉपी में देखकर, ठीक है, या वीडियो देखकर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसी के साथ अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो आपको 3 जो है ऑर्डर याद करने हैं, इस पे आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो पहला ऑर्डर है वो ग्रुप 15 के हाइड्राइड का है, NH3, PS3, ASH3, SBH3, BiH3। अब इनको आपको 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी के हिसाब से अरेंज करो, तो उस हिसाब से ये इस तरफ सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, NH3, और फिर ये बेसिक नेचर घटता जाएगा। थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछे तो ऊपर से नीचे जाने पर घटता है और ऊपर की तरफ सबसे ज्यादा होगा। तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी इस तरफ बढ़ रही है, मतलब अगर इधर से नीचे की तरफ जाएंगे तो घटेगी, ठीक है। ये हमेशा रहेगा, ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी घटती है। देखो इसमें भी घट रही है और इसमें भी घट रही है, ठीक है। और ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ऑब्वियस थिंग है, सबसे कम एसिडिक कौन होगा, ऊपर वाला, तो उल्टा होगा, बेसिक नेचर में उल्टा होगा। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, ऊपर वाला। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हाइड्राइड चाहे ग्रुप 15 के है, चाहे ग्रुप 16 के है, चाहे ग्रुप 17 के, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। इस वाले में देखो मैंने उल्टा एरो लगाए रखा है इस तरफ, इसलिए बढ़ा रहा हूं। और अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक नेचर घटता है। नेक्स्ट है चिलेट लिगेंड क्या होते हैं। तो वो लिगेंड जिनमें एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, बोले तो बाइडेंट,
ट्राइडेंट पॉलीडेंटेड लिगेंड जो होते हैं वो एक ही मेटल के साथ में बॉन्ड बनाकर क्या करते हैं, एक रिंग बना लेते हैं और इस रिंग को क्या कहते हैं, चिलेट लिगेंड, और इस रिंग को कहेंगे चिलेट। ठीक है, तो ये आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट है अपने ग्रुप 18 के कुछ यूजेज पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके एक एक नंबर में बहुत बार आ रखा है। जैसे आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कहेंगे कि कौन सी गैस बलून में फिल की जाती है और क्यों, तो हीलियम फिल की जाती है और क्यों, क्योंकि वो नॉन इन फ्लेमेबल है, मतलब जलती नहीं है और साथ में हल्की है। देखो हल्की तो हाइड्रोजन गैस भी होती है लेकिन उसे क्यों फिल नहीं करते, क्योंकि वो फ्लेमेबल होती है। तो हीलियम इसलिए फिल की जाती है कि वो हल्की भी है और साथ में इनफ्लेमेबल भी है, मतलब जलती नहीं है, नॉन इनफ्लेमेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो डाइविंग एपरेटस होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ डाइल्यूएंट के फॉर्म में हीलियम मिला जाता है। तो पहले अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि डाइवर्स जो होते हैं वो अपने पीछे जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं वो जैसे जैसे पानी में अंदर जाएंगे प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और अपनी बॉडी में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाएगी। जब वो वापस सरफेस पे आएगा तो वो डिजोल्व हुई हुई ऑक्सीजन वापस बाहर निकलने लगेगी और प्रॉब्लम दे सकती है। यही वजह है कि डाइवर्स क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ में कुछ और मिक्स करते हैं जो डाइल्यूएंट का काम करते हैं। तो हीलियम गैस यूज की जाती है और क्यों यूज की जाती है, क्योंकि हीलियम जो है अपनी बॉडी में घुलती नहीं है कुछ खास, तो हाई प्रेशर पे वो ऑक्सीजन को जरूरत से ज्यादा डिजोल्व होने में क्या करेगी, रोकेगी। नेक्स्ट अपन को पूछते हैं एनएमआर और एमआरआई में कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, तो कौन सा यूज करते हैं, हीलियम यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम जो होता है वो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वा रेजिया क्या होता है और उसके यूजेस लिखने हैं। तो एक्वा रेजिया आपने 10th में भी पढ़ा है, 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 के मिक्सर को क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया। और ये गोल्ड और प्लेटिनम लाइक सब्सटेंस को भी डिसॉल्व कर सकता है। और कैसे करता है, पहले ये 3HCl और HNO3 रिएक्शन करते हैं और Cl बनाते हैं जिसे कहते हैं नैनसेंट क्लोराइड। जनरली Cl Cl2 के फॉर्म में बनता है या एटॉमिक Cl बन रही है और ये Cl जो होता है वो गोल्ड से रिएक्शन करके उसे उसके सॉल्ट में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया एंड राइट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। एक बार आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की, तो स्ट्रक्चर भी आप देख लो, पिरामिडल शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है, यही इसकी ज्योमेट्री भी है। और इसमें नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, sp3, जिसमें 3 तो होते हैं बॉन्ड पेयर और एक क्या होता है, लॉन पेयर। ठीक है, और इसी लॉन पेयर की वजह से अमोनिया कैसी होती है, बेसिक नेचर की भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन। देखो पहले ही क्वेश्चन आया क्यों उसको समझते हैं। जब ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है, उस हिसाब से फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन क्लोरीन की ज्यादा होती है। एक आपको एग्जाम में ऐसे पूछे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है, तब भी आपको आंसर क्या लिखना है, क्लोरीन लिखना है। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है। फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है, इसका कारण देखते हैं। तो जब इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो साफ दिख रहा है कि जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से जोड़ा जाए, तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2p में आएगा और इसमें नया इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 3p में। 2p साइज में छोटा होता है और ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 6th इलेक्ट्रॉन आएगा इस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपल्सन ज्यादा होगा क्योंकि साइज छोटी है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। 3p जो है कंपेरेटिवली बड़ा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है नए वाले इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा कम रिपल्सन देते हैं और यही वजह है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन स्लेक लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन। ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं और आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रिएक्शन लिखो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जिसको स्लेक लाइम कहते हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो नैनसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो कलर्ड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके उसे कलरलेस बना देते हैं। नेक्स्ट है राइट 3 प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। आपको कोई भी रिएक्शन पूछी जा सकती है, चाहे तो ऐसे पूछे प्रिपरेशन रिएक्शन, या एग्जाम में बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन है कि क्या होता है जब अपन मैग्नीज डाइऑक्साइड को कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में गर्म करते हैं। तो ऑब्वियस थिंग है वो क्लोरीन बनाने की रिएक्शन को ही पूछ रहा है। तो देखो एक तो ये है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड और HCl को गर्म करके
एक है अपने KMnO4 और HCl की रिएक्शन से, और एक है अपने डेकन प्रोसेस जिसमें HCl और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्लोरीन बनाते हैं। इन तीनों रिएक्शन को ऐसे भी पूछी जा सकती है कि क्लोरीन बनाने की रिएक्शन लिखो, और ऐसे भी पूछा जा सकता है इनके हेडिंग से, जैसे डेकन प्रोसेस की रिएक्शन लिखो, क्या होगा जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को कंसंट्रेट HCl के साथ गर्म करेंगे, क्या होगा जब HCl KMnO4 के साथ रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? वो एलिमेंट ट्रांजिशन कहलाते हैं जो डी ब्लॉक के हो और उनमें चाहे तो उनकी ग्राउंड स्टेट में या उसकी कोई भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी जो है वो पार्शियली फिल होना चाहिए। चाहे तो ग्राउंड स्टेट में होगा, चाहे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में से किसी एक में भी होगा तो भी चलेगा, दोनों में होगा तो भी चलेगा, तब उसे क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। कौन से एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लेकिन डी ब्लॉक के? तो कौन कौन से? Zn, Cd और Hg, क्योंकि Zn में जनरली भी 3d10 कॉन्फ़िगरेशन आता है, और जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का लिखते हैं Zn+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो भी 3d10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है। तो इस हिसाब से ये तीन एलिमेंट जो होंगे वो डी ब्लॉक के तो है, ट्रांजिशन नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है कि कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों मानते हैं? तो कॉपर में जनरली 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन जब उसका Cu+2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 3d9 होता है। और डेफिनेशन ये थी कि ग्राउंड स्टेट या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर डी आधा भरा हुआ है या पार्शियली भरा हुआ है तो उसे ट्रांजिशन मानेंगे, इसलिए कॉपर को मानेंगे। तो इन तीनों का आंसर लिखा हुआ है, ये अपने 7th का फर्स्ट का आंसर है, और ये 7th के सेकंड और 7th के थर्ड का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cr एंड Cu एंड राइट द रीजन ऑफ देयर अबनॉर्मलिटी। तो देखो क्रोमियम और कॉपर का जब अपन बढ़ते तो ये ऑफ बो रूल के एक्सेप्शन में आते हैं। ऐसे तो पहले इलेक्ट्रॉन अपन को 4s में फिल करना होता है, फिर 3d में। यहाँ पर हिसाब से तो कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए 4s2, लेकिन दोनों में ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया जाता है, इसलिए ताकि इसमें 3d4 से क्या बनाया जाए? 3d5, और इसमें 3d9 से क्या बनाया जाए? 3d10। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये फुल फिल्ड हो जाएगा। तो पहला कारण है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। और दूसरा कारण है कि 4s और 3d के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव भी कर सकता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है राइट द नेम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15। तो देखो आपको एग्जाम में ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा सकता है। मैंने कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, इनके वो अपने नंबर, एटॉमिक नंबर कैसे याद रखना है, ये मैंने पी ब्लॉक के फर्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में समझा है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप वो विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सिर्फ सीधे ही कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, ठीक है। तो आप ये ग्रुप 15 क्या है, मैं आगे के किसी वीडियो में ग्रुप 16, ग्रुप 17 के भी लिख दूंगा ताकि आप रिवीजन कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि कुछ रीजन वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले है कि Ti+4 जो होता है वो कलरलेस होता है, क्यों? तो जब भी कलरफुल या कलरलेस का क्वेश्चन आए तो आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। अब जैसे ही Ti4 का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इसमें देखो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या लिखेंगे? नो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, इसलिए कलरलेस है। अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन आ जाता तो कलरफुल कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते, तो क्यों? तो देखो ट्रांजिशन एलिमेंट में जो Ns जैसे कि 4s और N-1d जैसे कि 3d, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है। तो जनरली तो सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यह Ns और N-1d के दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। यही वजह है एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। नेक्स्ट है ऑल द कंपाउंड्स ऑफ स्कैंडियम आर कलरलेस। स्कैंडियम के सारे कंपाउंड जो होते हैं वो कलरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि स्कैंडियम जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और +3 में कोई भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो कलरलेस होंगे कंपाउंड। एक पूछा जाता है कि मैग्नीज जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 3D सीरीज में, कारण? तो वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा जिसमें 4s और 3D के इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जनरली देखो यहाँ पर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, और इसमें से D के जो सारे के सारे जो है वो क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो इससे ऊपर जाएंगे तो 3d6 हो जाएगा, लेकिन D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो जाएंगे, और यहाँ ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पार्टिसिपेट कर सकते हैं
यही वजह है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? मैग्नीज शो करता है। ये चारों क्वेश्चन जो है इसमें से कुछ आपके बोर्ड में भी आ रखे हैं, कुछ आपके बुक के पीछे के भी क्वेश्चन है, तो मैं सारे कवर कर रहा हूं, आप इनको अच्छे से तैयार करें, ठीक है। नेक्स्ट अपने फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन अपन को क्या करना है, 3 डायग्राम तैयार करने हैं, एक कॉट्रेल प्रेसिपिटर का, एक डायलाइसिस का, एक इलेक्ट्रोडायलाइसिस का। आप दोनों, आपको नहीं पता है तो ये दोनों जो है वो कोलाइड सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन के मेथड में पूछे जा सकते हैं, और ये जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि जो स्मोक निकलता है इंडस्ट्री में उसे दूर करने के लिए क्या मेथड यूज करते हैं। तो आप थ्योरी में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये डायग्राम अच्छे से बनाने हैं तीनों में। तो ये डायग्राम, खाली डायग्राम भी पूछे गए हैं, आपके बोर्ड में आ रखे क्वेश्चन है ये, और फिर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का बड़ा क्वेश्चन कि व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ। तो देखो जब भी अपन को डिराइव करना होता है तो अपन क्या करते हैं, पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करती है। अगर 0 पावर पे डिपेंड करे तो 0 ऑर्डर, सेकंड पावर पे डिपेंड करे तो सेकंड ऑर्डर। अब रेट रिएक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे अभी फर्स्ट ऑर्डर का कर रहे हैं ठीक वैसा वैसा 0 ऑर्डर का भी है। तो देखो इनिशियल में ए कंसंट्रेशन ले लेते हैं, प्रोडक्ट तो कुछ होंगे नहीं, फिर ए में से एक्स कम हुआ तो उतने कुतने प्रोडक्ट बन गए। रेट कैसे लिखते हैं अपन, dx अपॉन dt से, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो a माइनस एक्स की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करेगा। अगर ये 0 ऑर्डर होती तो यहाँ मैं 0 लिख देता, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा। ये a माइनस एक्स इस तरफ लेके चले जाते हैं और ये dt इस तरफ लेके आ जाते हैं। दोनों साइड में अपन क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। अगेन मैं ये जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूँ ये। अगर इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ln a माइनस एक्स बचेगा, k1 बार चला जाएगा, dt का करेंगे तो t, विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए अपन इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। जब t इक्वल टू 0 था तो x भी कितना था, 0 था। ये यहाँ पे पुट कर दूंगा तो x की जगह 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ln a। तो c की जगह माइनस ln a आ गया, और ये वैल्यू अपन इधर पुट कर देते हैं। तो माइनस ln a माइनस एक्स, k1t, और c की जगह माइनस ln a, ठीक है। और इसको अपन क्या करेंगे, ln वालों को एक तरफ ले लेंगे और k1t को एक तरफ। लॉग में दो चीज़ें जब माइनस में होती है तो उसे अपॉन में लिखते हैं, तो इसको ऊपर और ये माइनस वाली को नीचे लिख दिया। ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 2.303 से, तो ये k1 का अपने आ गया, ठीक है। अब अच्छे से तैयार करें फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर का। 0 ऑर्डर का मैं आगे वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में करवा ही दूंगा, लेकिन आप आज फर्स्ट ऑर्डर का अच्छे से तैयार करें, ये पक्का आएगा, चाहे तो ये आए चाहे इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आए। हाफ लाइफ जो होती है वो निकालने के लिए, हाफ लाइफ क्या होती है, वो टाइम पीरियड जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाते हैं, ठीक है। और या फिर ऐसे कह सकते हैं कि हाफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब टाइम की जगह टी हाफ लिखेंगे तो उस समय एक्स जो कि प्रोडक्ट की अमाउंट थी वो रिएक्टेंट के इनिशियल अमाउंट का क्या रह जाएगा, हाफ। तो देखो ये k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। अगर एग्जाम में हाफ लाइफ डायरेक्ट पूछेंगे तो पहले तो आपको यही फॉर्मूला लिखना होगा। इससे t का फॉर्मूला निकालेंगे तो k1 इधर आ जाएगा, t इधर आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं t की जगह t हाफ लिखता हूं तो मुझे x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, a/2। सॉल्व करेंगे तो अपने ये आंसर आ जाएगा। ये फाइनल आंसर भी आपको याद रखना है, 0.693 अपॉन k1। एक और चीज आपको मैं बता देता हूं, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं हाफ लाइफ वाला कि प्रूफ करो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ जो होती है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो पहले आपको ये डिराइव कर लेना है। अगर ये डिराइव करोगे तो देखो इसमें ए आ ही नहीं रहा, ए क्या था, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन थी। जब ए आ ही नहीं रहा तो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करें और साथ ही में ये दो फॉर्मूले भी याद करें क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पैटर्न का क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये पैटर्न है, आपको ये 99.9 की जगह कुछ और परसेंटेज भी दे सकते हैं। तो आपको करना कैसे है, देखो ये क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ का 10 टाइम्स है। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आता है कि 99.9
50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा या 20% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को टी का फॉर्मूला लिख लेना है। ये टी का फॉर्मूला कहाँ से आया, पहले तो के का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन टी, और फिर उसके आगे क्या लिखते हैं लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब अपन को क्या करना है, यहाँ जो टी होता है उसको इधर ले गए, यहाँ के जो था इधर लिया है, तो ये टी का फॉर्मूला हो गया। अब जो भी एग्जाम में अपन को कहे, जैसे यहाँ कितना कहे 99.9, तो ए की जगह तो अपन को 100 मान लेना है और एक्स की जगह जितना परसेंटेज क्वेश्चन में कहे उतना लिख देना है। जैसे अगर मैं कहूँ 20% तो एक्स की जगह कितना लिख देंगे 20 लिख देंगे, या 99.9 था तो एक्स की जगह 99.9 लिख दिया। पुट करते हैं, देखो ए की जगह 100 लिख दिया, ए माइनस एक्स बोले तो 100 में से 99.9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1। ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ ऊपर एक जीरो लग जाएगा। 1000 को अपन क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3। लॉग में क्या होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, 3 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया 3। 3 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये टी का फॉर्मूला आ गया। और ये टी का फॉर्मूला किसके लिए, 99.9% कंप्लीट होने के लिए। टी हाफ का फॉर्मूला अपन जानते हैं 0.693 अपॉन के, दोनों को डिवाइड करेंगे तो लगभग 10 आ जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस पैटर्न के एक दो क्वेश्चन मैंने वीडियो में भी करवाए थे, आप उसको अच्छे से देख ले केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में। देखो आप रिवीजन के लिए भी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जल्दी जल्दी एक बार देखेंगे आधे पौन घंटे में एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप उसको फॉरवर्ड कर करके जहाँ जहाँ पे भी आपको लगे क्या डाउट है वहाँ ज़्यादा डिटेल में सुने, नहीं तो जल्दी जल्दी करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन आपके ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुने। आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट का फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है, मोल लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, जहाँ एन की जगह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पुट करनी। अगर मान लो मुझे जीरो ऑर्डर का निकालना है तो यहाँ जीरो पुट कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर का पुट करना है तो यहाँ 1 पुट कर दूंगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, ये पूरा हट जाएगा, सिर्फ सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। आप बताइए कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की क्या होगी, जिसको पता हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। एक और चीज, आप कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक बड़ा सा क्वेश्चन दे देते हैं और उसमें कहते हैं कि उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है 4.2 सेकेंड इनवर्स थी, बताओ ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आपको यूनिट से पहचानना है। मैंने क्या बोला 4.2 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स जो है वो किसकी यूनिट होती है, देखो फर्स्ट ऑर्डर की, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कोरोजन का। तो देखो कोरोजन में आपके कभी कभी तो क्वेश्चन सीधा ही पूछते हैं कि कोरोजन और कोरोजन की मैकेनिज्म समझाओ। कभी कभी ऐसे कहते हैं कि कोरोजन एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है या सेल की तरह समझाइए। तो सबसे पहले तो देखते हैं कोरोजन क्या होता है। तो कोई भी मेटल जो होता है एटमॉस्फेरिक गैसेज, ऑक्सीजन, वाटर, इनसे रिएक्ट करके उनके खुद के सॉल्ट में कन्वर्ट होने लगता है, तो धीरे धीरे वो मेटल की अमाउंट कम होने लगती है। इसको क्या कहते हैं, कोरोडेड होना या कोरोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बनती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बनती है, आयरन के ऊपर जो ब्राउन पाउडर बनता है, आयरन के कोरोजन को अलग से भी नाम देते हैं रस्टिंग। अब होगा कैसे, इसे समझते हैं। देखो तो सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, H2CO3, जो इस आयन के फॉर्म में टूटा हुआ रहता है और ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। तो ये मेटल है आयरन और ये उसके ऊपर की ड्रॉप, और उसमें ये H2CO3 के आयन इलेक्ट्रोलाइट कर रहे हैं। ये वाला एंड जो है वो एनोड की तरह और ये वाला एंड कैथोड की तरह, दोनों में से कोई भी एक तरफ का एंड। यहाँ पर Fe जो होगा Fe आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ जो ऑक्सीजन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये इन दोनों की रिएक्शन होगी, हाफ सेल रिएक्शन और ये पूरे सेल रिएक्शन। मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ ताकि वीडियो को अच्छे से अपन कम टाइम में कंप्लीट कर सके। आपको डिटेल में आप वीडियो से आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपन को ये रिएक्शनें याद कर लेनी है और ये डायग्राम अच्छे से बना देना है। और इसका हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो कैसे बनाते हैं, एनोड पे देखो Fe जो है Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है तो Fe/Fe+2, और कैथोड में जो है H+ और O2 जो है H2O में कन्वर्ट हो रहा है तो H+O2 H2O में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपके कोरोजन के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो लॉ है, हेनरी लॉ और राउल्स लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है कि जब लिक्विड और गैस जो है एक दूसरे की इक्विलिब्रियम में हो तो उस समय गैस की जो मास लिक्विड के अंदर डिसॉल्व है वो उसके पार्शियल प्रेशर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो के कांस्टेंट आता है। हेनरी लॉ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेनरी लॉ की लिमिटेशन पूछी जाती है कि हेनरी लॉ कब तक एप्लीकेबल है।
तो प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा, गैस जो है वो ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होनी चाहिए और गैस रिएक्ट भी नहीं करनी चाहिए सॉल्वेंट के साथ, ना उसमें डिसोसिएट होनी चाहिए ना उसमें एसोसिएट होनी चाहिए। नेक्स्ट है राउल्स लॉ क्या है। तो राउल्स लॉ क्या कहता है, जैसे कि ये एक सॉल्यूशन है जिसमें ए और बी दो कंपोनेंट है, तो ए का अगर मेरे को पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो ए के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, बी का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्योर स्टेट में प्रेशर कितना होता है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एफ सेंटर क्या होता है। तो एफ सेंटर क्या होता है, जब अपन एनाइनिक वैकेंसी पढ़ते हैं, मेटल एक्सेस जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एनाइन के कम होने की वजह से और कैटाइन के ज़्यादा होने की वजह से। तो जब एनाइन कम होता है तो एनाइन अपनी जगह छोड़ के चला जाता है और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है। तो एनाइन की वो वैकेंसी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये वैकेंसी क्या कहलाती है, एफ सेंटर, क्योंकि इसकी वजह से वो कंपाउंड कलरफुल हो जाएगा। जैसे NaCl जो होता है वो येलो कलर का हो जाता है, KCl जो होता है वो वायलेट कलर का हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपके एक न्यूमेरिकल है। तो देखो ये न्यूमेरिकल आपके फर्स्ट चैप्टर से और इस फॉर्मूले पे, तो मेन तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, बाकी तो वैल्यू दे रखी है पुट करनी है, जो है अपने डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के। और इसका फॉर्मूला क्या है कि डेंसिटी जो होती है, यहाँ जेड की जगह अपन को यूनिट सेल में कितने नंबर होते हैं उस पे पुट करना है। अब ये आपको याद करना होगा, सिंपल क्यूबिक सेल में कितना होता है, जो अपने क्लोज पैकिंग क्यूबिक सेल होती है उसमें कितना होता है, फेस सेंटर्ड में कितना होता है, बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है। ठीक है, और वो जेड की जगह पुट करना होगा या फिर जेड अपना आप ही निकालना होता है। एम की जगह अपन को मोलर मास पुट करना होता है, ए की जगह अपन को एज लेंथ पुट करनी होती है और एन ए की जगह अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में अपन को ए दे रखा है, एन ए दे रखा है, एम भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, तो इसमें बेसिकली अपन को जेड निकालना है। जेड निकालेंगे तो 4 आएंगे। अगर 4 आया तो 4 किसके लिए होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए होता है, तो अपन नेचर भी बता सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन मैंने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में करवा रखे, तो आप प्रैक्टिस के लिए उनको भी मिला सकते हैं। नेक्स्ट अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये सारे फॉर्मूले याद कर लें यूनिट के साथ में। कुछ फॉर्मूले यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें से एक डेफिनेशन भी याद कर ले सेल कांस्टेंट की। देखो ये वीडियो मेरा मकसद आपको रिवीजन करवाना है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाना है, इसलिए मैं जो भी मेरे को ठीक लग रहा है वैसे समझा रहा हूँ आपको। इसके अलावा आपको एक ये रिलेशन भी याद रखना है जो कि कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट के बीच में, और एक मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला और यूनिट याद करना है। और यही मोलर कंडक्टिविटी पे मैंने एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है। न्यूमेरिकल एकदम सिंपल से आते हैं, जैसे ये मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, के दे रखा है, एम दे रखा है, तो के की वैल्यू और एम की वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा एम निकल जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो 6 फॉर्मूले ये, 7वां ये और 8वां ये, पहले ये फॉर्मूले याद करना। ठीक है, और फिर चाहे तो आप इसके बेस 1-2 न्यूमेरिकल भी मिला सकते हो, नहीं तो फॉर्मूले याद कर लो। न्यूमेरिकल तो एग्जाम में आराम से हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब वैल्यू पुट करते ही आंसर। लास्ट आज का क्वेश्चन लेते हैं, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। तो फिजिकल केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है, पहला डिफरेंस ये होता है कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में कैसा अट्रैक्शन लग रहा है। तो फिजिकल में वीक वंडरवॉल अट्रैक्शन होता है या स्ट्रॉन्ग केमिकल अट्रैक्शन होता है, या एडजॉर्प्शन की हीट जो निकलती है वो कम निकलती है क्योंकि अट्रैक्शन कम होता है, या ज़्यादा निकलती है क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। ये रिवर्सिबल होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। ये एक से ज़्यादा लेयर्ड का हो सकता है, केमिकल हमेशा एक ही लेयर का होगा। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, रिएक्शन हमेशा स्पेसिफिक होती है। ये जनरली कम टेम्परेचर पे होता है, ये जनरली ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है। इसके अलावा भी डिफरेंस है, पर आप 5-6 याद कर लोगे तो इतने ही पूछे जाते हैं एग्जाम में लिखने के लिए। तो इसी के साथ आज का ये जो अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो वो एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आप इन्हें अच्छे से लर्न कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।